तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज आप वो सुनने वाले हैं जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदलने वाली है। आज मैं आप सभी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टीव जॉब्स की वो स्पीच सुनाने जा रहा हूँ जिसे खुद इंडिया के सबसे नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने खुद रेकमेंड किया है। बिना देरी किए करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह की इतने नज़दीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा, ज़्यादा नहीं, बस 3। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में है। रीट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने तक वहाँ किसी न किसी तरह आते जाते रहता। तो यहाँ पर सवाल ये आता है, फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रही। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। और इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्टेशन पेपर पर साइन करने से साफ मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से मेरी माँ मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करते जा रहा हूँ, और इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। उस समय मुझे यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को मैं आज देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, और ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था। इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर सोता और कोक की बोतलें लौटा करके मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चल करके हरे कृष्ण टेम्पल जाता, जिससे हफ्ते में कम से कम एक बार मुझे पेट भर के खाना मिल सके, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीट कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पर कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी की जाती थी। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लास करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा।
अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छी बनाती है ये भी मैंने सीखा। ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे सहस्त्रधार कैप्चर नहीं किया जा सकता था और ये सभी मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का उपयोग अपने जीवन में कभी करूँगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाले विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेस जैसे ऑप्शन नहीं होते, और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देख करके इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आता है। आप केवल पीछे देख कर के ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी आप जो भी कर रहे हो वो आगे चलकर के किसी न किसी तरह आप पे फ्यूचर से कनेक्ट जरूर हो जाएगा। आपको किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स पर, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज़ पर तो आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चल कर के डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग राह पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अभी जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हो वो आगे चल कर के किसी न किसी काम जरूर आएगा। बस आप अपने ऊपर विश्वास रख कर के करते जाइए जो आप कर रहे हो। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस विषय में है। मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे जल्द ही मिल गई। जब मैं 20 वर्ष का था तब वॉस और मैंने अपने पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत करी और हम दोनों ने बहुत मेहनत की और एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर के $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। अभी हमने 1 साल पहले ही मैकिंटोश रिलीज़ किया और मैं 30 साल का हो गया था कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे मेरी ही बनाई गई कंपनी से कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी तो हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया, जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर के कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले तो 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन कंपनी के फ्यूचर को लेकर के हम दोनों में वाद विवाद होने लगी और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी तक पहुँच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और इस तरह 30 वर्ष की आयु में मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब ख़त्म हो चुका था और ये मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वेली छोड़ कर के भी जाने का सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पेशेंस में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने एक बार फिर शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैंने अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में कदम रखा और अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेस्ट और दूसरी कंपनी पिक्सा शुरू कर दी। और इसी दौरान मैं एक अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर के मेरी पत्नी बनी। पिक्सा ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय में ये दुनिया के सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और
एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेस्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेस्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। ये एक कड़वी दवाई थी, लेकिन मेरे विचार से मरीज को इसकी आवश्यकता थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको उसी तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपने प्यार को, अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जो इसे आप सबसे बड़ा काम समझते हैं, और सबसे बड़ा काम करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे करना आपको पसंद है। और अगर अभी तक के वो काम आपको नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे दिल से जुड़ी हर एक चीज़ के साथ होता है, जब वो आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसे एक अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ और अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक क्वाट पढ़ा था, यदि आप अपना हर एक दिन ऐसे जिएंगे जैसे कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी, और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर के शीशे में देखता हूँ और खुद से केवल एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन सबको मरना है। किसी भी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियास में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार असंभव है। अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि अब मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लूं। यानी कि डॉक्टर का मतलब था कि अब मैं मरने की तैयारी कर लूं। यानी कि वह सभी चीज़ें जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे, वो बचे हुए समय में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। और मैंने इसी विचार के साथ पूरा दिन बिता दिया। और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस समय मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां जो उपस्थित थे, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा। सेल्स को देख कर के डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक पहुँचूँ भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वह भी मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक इससे कोई भी नहीं बचा और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं
और कुछ समय बाद आप पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है। ये इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर के व्यर्थ मत कीजिए, बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ मत दबाइए। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए, क्योंकि वह पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुने, बाकी सब सेकेंडरी है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और अभी आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहिए, मूर्ख बने रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी ही चाहिए, और मूर्ख रहिए क्योंकि आप मूर्ख रह कर के ही कुछ सीख पाओगे। और अगर आपको यह लगता है कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो भूखे रहिए, मूर्ख रहिए, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।